सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल सारे आपकी ड्योढ़ी पर आकर रुक गए हैं। आपके डोरस्टेप पर हैं सारे सवाल कि आप सिर्फ रेड करते हैं और बाकी जो काम प्रियंका कक्कड़ जी ने गिनाए वो आपके सामने हैं। जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, जैसे आपने कहा, प्रियंका जी को ध्यान रखना चाहिए ये चुनाव दिल्ली का है और आम आदमी पार्टी सत्ताधारी दल नहीं है। भारत के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत पाकर किसी भी राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 97% बहुमत मिला हो। आप 70 में 67 सीटें, 70 में 62 सीटें पा चुके हैं 2 बार लगातार। तो मुझे लगता है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सत्ता पाकर आप बैठे हो। रही बात इनको लगता है कि केजरीवाल जी बार बार ये कह रहे हैं कि अब रेड होने वाली है, तब रेड होने वाली है। ये जानते हैं नाविका जी कैसे होता है, इनको क्यों लगता है। इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के बारे में कहा था और हो गया। ये कुछ ऐसा है जैसे हम लोग स्कूल के दिनों में बोर्ड के एग्जाम होते थे जब 10th और 12th के, तो आपको पता हो कि वो नकल की जांच करने के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड आता था जो अचानक आ जाता था किसी भी सेंटर पे और किसी भी बच्चे के रैंडम चेकिंग कर लेता था। अब कोई बच्चा पर्ची लेके बैठा हो तो उसे तो पता है, अगर पता चला दूसरे सेंटर पे फ्लाइंग स्क्वाड आ गया है तो जिस दिन मेरे सेंटर पे आएगा तो मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा। तो वो पहले ही हल्ला मचाना शुरू कर देता है, देखो देखो फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, हमको पकड़ लेगा, क्योंकि आपके पास पर्ची पहले से रखी हुई है। यही हुआ था। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि आरोप को निराधार मानते हैं तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया नाविका जी, ठीक एक ही आरोप में केजरीवाल जी जेल गए, ठीक एक ही आरोप में मनीष सिसोदिया जी जेल गए। मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम थे, केजरीवाल जी सीएम थे। अगर उनको लगता है उनकी नजरिए में आरोप निराधार था तो केजरीवाल जी उसी आरोप में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे और मनीष सिसोदिया जी उसी चीज के आरोप में, उसी सिलसिले में जेल जाने में उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। कृपया ये कौन सी कानून की व्याख्या की थी केजरीवाल जी ने, यह मुझे लगता है प्रियंका जी को बताना चाहिए कि ये अपने हिसाब से किस प्रकार की चीजों को घुमाकर फिराकर करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा, शराब का घोटाला भारत के इतिहास का इकलौता घोटाला था। जांच शुरू होते ही सरकार ने वो विड्रॉ कर ली। अरे भाई, क्यों विड्रॉ कर ली पॉलिसी? अच्छा, पॉलिसी विड्रॉ कर ली तो सीधे आके टीवी पे और संसद में कहना चाहिए था वो पॉलिसी खराब थी, हमने विड्रॉ। नहीं, हम डिफेंड भी करेंगे। तो मुझे लगता है इनके बदलते हुए और कंफ्यूज कैरेक्टर का वो प्रमाण है कि ये सीएम और डिप्टी सीएम में भी कंफ्यूज रहते हैं, पॉलिसी लागू रहे या विड्रॉ करे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, और डिफेंड करें या ना डिफेंड करें उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए वो वाली लाइन एकदम चरितार्थ होती है कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से। या आम आदमी पार्टी को ध्यान से सुनना चाहिए, रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। अब दिल्ली की जनता ने उस कच्चे रंग को उतरते हुए अपनी आंखों से देख लिया। प्रियंका कक्कड़ जी, काउंटर 30 सेकेंड्स। देखिए, मुझे लगता है मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं बहुत डंके की चोट पर कह रही हूँ कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी सर्वश्रेष्ठ थी, है और रहेगी। यही पॉलिसी पंजाब में एज इट स्टैंड्स टुडे चल रही है। और भाजपा के जो स्टेट्स हैं, जैसे बीजेपी रूल्ड गुजरात है जहां नशाबंदी है, वहां 20,000 करोड़ का अवैध धंधा चलता है, और इतना बड़े लार्ज स्केल पे ये धंधा बिना पॉलिटिकल संरक्षण के नहीं चल सकता। वहां पर लोग नकली शराब पीकर मर जाते हैं, और ये हर साल हम हुज ट्रेजेडी हर साल होती है, हर साल हम इसको देखते हैं और फिर देखकर फिर कोई और मुद्दा आ जाता है। भाजपा के जितने भी राज्य हैं वहां पर ये क्या करते हैं पता है आपको? इन्होंने आंध्र प्रदेश में पिछले चुनाव में प्रॉमिस किया था, भाजपा को वोट दे दो, हम 50 रुपए की शराब बेचेंगे, हम 50 रुपए की शराब कर देंगे। ये ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने कर्नाटका में पता है क्या किया जब ये सरकार चलिए, एक के साथ एक फ्री तो यहाँ पर भी हो गया था प्रियंका कक्कड़ जी, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों हो गई? सीएजी की रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं? इन पर कोई टिप्पणी करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अभिषेक दत्त जी, मैं आ रही हूँ, 30 सेकंड का समय था। अभिषेक दत्त जी, अब मुझे पहले तो ये समझा दीजिए कि दोस्ती है कि दुश्मनी है आम आदमी पार्टी के साथ? क्योंकि कभी बहरूपिया कहना, कभी सपनों का सौदागर कहना, कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि वो किसके दोस्त और किसके दुश्मन है। और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी उठा रही है कुछ मुद्दे, तो कांग्रेस सेम मुद्दे क्यों उठा रही है अपने दोस्त के साथ, अलायंस पार्टनर के साथ, इंडिया गठबंधन के अपने घटक दल के साथ?
ये जनता कुछ कंफ्यूज्ड है अभिषेक दत्त। जी, आपने सही कहा, जनता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज इसलिए भी है कि जिस मंच से मोदी जी महाराष्ट्र में खड़े होके अजीत पवार जी को सबसे बड़ा स्कैमस्टर कहते हैं, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है और सारे उसके स्कैम्स खत्म हो जाते हैं। पर मुद्दा आज दिल्ली का इलेक्शन है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से 11 साल में दिल्ली में आपने, हमने और हम सब ने एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को देखा है, हमारी यहाँ पे बहनों के साथ, हमारे यहाँ माताओं के साथ किस तरीके से टूटी हुई रोड, बहता हुआ सीवर, गंदा पानी देखा है। दिल्ली के लोग त्रस्त हैं। अभी प्रियंका जी बात कर रही थी मैनिफेस्टो की। आपसे बात करते करते मैं 2015 का केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था और मुझे वो दिन याद है, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, मैं जन लोकपाल बिल पास कराने आया हूं, और जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो ऐसे कई पदों को मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं आज पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, 2013 में इनका चुनाव का जो मोटिव था अलग था, 2015 में अलग हो गया, 2020 में अलग हो गया, और आज जब ये 2025 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की होर्डिंग पूरी दिल्ली में इन्होंने लगाई है। किसी भी होर्डिंग में आज तक अपनी अचीवमेंट्स के बारे में केजरीवाल जी नहीं लिखते। हर होर्डिंग पे लिखा है बहनों के लिए 2100, बहनों के लिए 2100। 11 साल इनकी सरकार थी, क्या हमने मना करा था बहनों को सम्मान राशि ना दे? क्या किसी और लोगों ने मना करा था? चुनाव से मात्र 7 दिन पहले जब केजरीवाल जी को उनकी हार दीवार पे साफ दिखाई दे रही थी, एक ऐसी पॉलिसी को उन्होंने प्रपोज करा जो उनके खुद के मंत्रालय ने कही कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आज केजरीवाल जी गवर्नेंस पे डिस्कशन क्यों नहीं करते? क्यों केजरीवाल जी नहीं बताते कि उनके खुद के मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो 15,000 बसें दिल्ली में लेंगे? क्यों उन्होंने बसें नहीं ली? और जो बस खरीदी उस पर भी घोटाले की जांच चल रही है। और शायद यही कारण है कि कैलाश गहलोत जी आज भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो दिल्ली के लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत क्लियरली ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी जब तक जांच के घेरे में है तब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी नहीं सकते, किसी भी मीटिंग के वो साइन नहीं कर सकते। तो उनका चेहरा कौन है? अतिशी बहन को अगर रमेश विदुड़ी जी ने उनके लिए गलत टिप्पणी करी तो उससे गलत टिप्पणी उन्होंने खुद केजरीवाल जी ने उनको टेम्परेरी सीएम कह के कही। क्या कोई अपनी पार्टी की महिला को टेम्परेरी सीएम का दर्जा देता है? अगर वो टेम्परेरी है तो परमानेंट कौन है? क्या ये जवाब आपके आम आदमी पार्टी दे सकती है? केवल और केवल दिल्ली के लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, मुद्दे भटकाना, और जो लोग केजरीवाल जी को कल तक गाली देते थे आज मंच पे उनको सजाकर टिकट देना, ये अरविंद केजरीवाल जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और दिल्ली के लोगों ने बहुत स्पष्ट तरीके से देख लिया है कि अरविंद केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही का चैनल था टाइम्स नाउ और 7 मिनट में उसमें लाइव था जब हमने दिल्ली का एक्साइज स्कैम को एक्सपोज करा था। उस दिन भी मैंने आपके टीवी चैनल को धन्यवाद करा था। आज फिर करना चाहता हूं कि देश के इतिहास में हमारी राजधानी में अगर किसी ने सबसे बड़ा घोटाला करा तो वो एक्साइज का घोटाला है, जिसकी जांच के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री और साथ में उनके डेप्यूटी सीएम इन्वॉल्व थे। और दुख की बात यह है, यह घोटाला तब करा गया जब दिल्ली के लोग कोविड के समय मेडिकल बेड्स के लिए, मेडिसिन के लिए, इंजेक्शन, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अभिषेक दत्त जी। बहुत बड़ा आरोप है आपका शराब घोटाला। पहले सुधांशु त्रिवेदी, फिर अभिषेक दत्त, आनंद रंगनाथन जी।